बच्चों, आज हम कक्षा 7 की भूगोल का पाठ 3 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है धरातल के रूप बदलने के कारक। और किस कारक को पढ़ेंगे? आंतरिक कारक। आप ये पहले भी बता चुके हैं हम आपको कि हमारी जो पृथ्वी का धरातल है वो सभी जगह पर एक जैसा नहीं है। कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं मैदान है ना। हमें पृथ्वी पर बहुत सारी आकृतियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान। और ये सब जो आकृतियाँ हैं ना, ये एक जल्दी से नहीं एकदम से पर्वत बन गए, एकदम से पठार बन गए। ये बहुत दिनों से छोटे छोटे बल जो लगते रहते हैं, आंतरिक शक्तियाँ, आंतरिक कारक और बाह्य कारक, इन दोनों के कारण ये आकृतियों में परिवर्तन होता है। तो इस चैप्टर में हमको ये 2 कारक होते हैं, आंतरिक कारक और बाह्य कारक, जिनके कारण ही हमारी पृथ्वी का स्वरूप, हमारे पृथ्वी का रूप बदलता है। तो इस चैप्टर में हम आंतरिक कारकों के बारे में पढ़ेंगे और अगले चैप्टर में बाह्य कारकों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम ये बताते हैं, ये देखिए लिखा है आपकी किताब में कि धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बलों को हम उनकी प्रकृति के आधार पर कितने भागों में विभाजित करते हैं? 2। एक आंतरिक बल, एक बाह्य बल। मतलब ये जो पहाड़, मैदान और पर्वत, घाटियाँ ये सब बन रही हैं, ये किन कारण से बन रही हैं पृथ्वी में? आंतरिक बल और बाह्य बल। अब ये प्रश्न उठता है कि आंतरिक बल क्या है? आंतरिक बल वो होता है जो पृथ्वी के अंदर लगता है। ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं आंतरिक बल कहलाते हैं। हमने आपको बताया था पृथ्वी की जब संरचना पढ़ाई थी कि पृथ्वी के अंदर अभी भी गर्म लावा है, पृथ्वी के अंदर जो प्लेट्स हैं उनमें अभी भी हलचल होती है, आपस में वो टकराती हैं, एक दूसरे से दूर भी जाती हैं और पास भी आती हैं। तो उनकी इन्हीं सभी गतियों के कारण अंदर जो हलचल मचती है उससे एक बल उत्पन्न होता है, वो बल आंतरिक बल कहलाता है। और उसी के कारण हमारे पर्वत, पठार, पहाड़ ये सब बनते हैं। अब देखिए 2 कारक है हो गए ना, आंतरिक और बाह्य। यहाँ हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आंतरिक बल के कारण। तो आंतरिक बल भी 2 तरह का होता है, एक होता है दीर्घकालिक बल और एक होता है आकस्मिक बल। अब ये दीर्घकालिक का अर्थ क्या है? दीर्घ माने बहुत, कालिक मतलब समय, जो बहुत समय बाद बल लगता है, मतलब उसका हमको रूप बहुत दिनों में देखने मिलता है, करोड़ों वर्षों बाद, अरबों वर्षों बाद हमको उसका फल दिखता है, तो वो दीर्घकालिक बल कहलाता है। और जो आकस्मिक बल, उसमें तुरंत हलचल मची और उसका रूप हमको देखने को मिल गया। आकस्मिक मतलब होता है अचानक पृथ्वी के अंदर हलचल मची और तुरंत ही उसका रूप हमको ज्वालामुखी और भूकंप के रूप में देखने को मिल जाता है। तो जब आकस्मिक बल लगते हैं तो ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। पृथ्वी में अंदर हलचल मची और वो जो मैग्मा है, गर्म मैग्मा, उसने उस हलचल, दाब और ताप के कारण उसने बाहर निकलने के लिए क्या किया? एक छिद्र बना लिया और छिद्र से अपना मैग्मा को बाहर कर दिया, तो उसको हम कहते हैं ज्वालामुखी। और इसी तरह पृथ्वी पर जब आंतरिक प्लेटें आपस में टकराती हैं तो पृथ्वी में क्या होने लगता है? कंपन होने लगता है। और वो कंपन इतना तेज हो जाता है कि हमको बाहर भी पता चलता है, हमारी भी घर हिलने लगते हैं, ज़मीन हिलने लगती है, मकान गिर जाते हैं, बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो ये सब अचानक आकस्मिक बल, अचानक लगने वाला बल, इनके कारण बनते हैं। और जो दीर्घकालिक बल है उससे क्या क्या है? बलन और भ्रंशन, 2 चीज़ें। ठीक है, अब हम पहले दीर्घकालिक बल को समझते हैं, फिर हम ये आकस्मिक बल को फिर समझेंगे। तो दीर्घकालिक बल जो बहुत समय बाद, अब इस बल द्वारा जो परिवर्तन होता है वो इतनी धीमी गति से होता है कि मनुष्य को इसका पता नहीं चल पाता, उसको पता ही नहीं चल पाता कि कुछ परिवर्तन, कुछ गति भी हो रहा है। तो इसका प्रभाव जो है हमको हजारों वर्षों बाद दिखता है। ये जो हमारे महाद्वीप बने हैं, पर्वत बने हैं, पठार बने हैं, ये सब हजारों वर्ष के परिवर्तन के मतलब बल के कारण बने हैं। देखिए हम आपको बताते हैं कि ये देखिए हमारी पृथ्वी जो है आज से 20 करोड़ वर्ष पहले कैसी थी? एक ही महाद्वीप था। अभी कितने महाद्वीप हैं पृथ्वी में? 7 महाद्वीप है ना, आपने पढ़ा है 6 में। तो लेकिन जब 20 करोड़ वर्ष पहले हमारी पृथ्वी में सिर्फ एक ज़मीन दिख रही है और बाकी चारों तरफ देखिए पानी, महासागर है। मतलब महाद्वीप कितना था? एक। अब ये 7 में कैसे भर गया? ये सब जो ज़मीन है ये तैर रही है, समझ लीजिए पानी में ये प्लेट्स तैर रही हैं। तो इनमें अंदर अंदर धीरे 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 ये सब क्या करती हैं? खिसकती जाती हैं। तो जो एक महाद्वीप था उसको हम कहते क्या थे? पेंजिया। पृथ्वी पर जो एक ये महाद्वीप था इसका नाम था पेंजिया।
और इसके चारों ओर ये जो महासागर है, पानी है, इसको कहते हैं पैथालसा। क्या कहते हैं? पैथालसा। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, एग्ज़ाम में आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अब ये अलग कैसे हुई? ये धीरे धीरे देखिए इनके बीच बीच में पानी आ गया। ये देखिए यहाँ का पोर्शन अलग हो गया और बीच में क्या आ गया? पानी। यहाँ पर ये खिसक के प्लेट यहाँ चली गई। ये इतनी धीमी गति से खिसकती है कि बहुत समय लग जाता है, बहुत वर्ष लग जाते हैं, तब हमको पता चलता है कि ये इधर से इधर पानी भर गया। ये देखिए ये टुकड़ा इधर अलग हो गया, ये टुकड़ा इधर अलग हो गया, इस तरह ये बदली। तो पृथ्वी की ये प्लेट के खिसकाव के कारण नए नए महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण होता है। अब आपको समझ में आया कि महासागर और महाद्वीप कैसे बनते हैं? इन पृथ्वी की प्लेट्स के खिसकाव के कारण। हो सकता है कि अभी साथ हैं, आगे जाकर और महाद्वीप भी बन जाएं, है ना। धीरे धीरे उसमें अभी गति चालू है, गति होना बंद नहीं हो गई है। पृथ्वी पर आज भी आज 7 महाद्वीप हैं। भूमि और महासागरों के विस्तार एवं आकार में अभी तक बदलाव हो रहे हैं, मतलब आगे भी बदलाव होंगे। ये गति कर ही रही है, अभी भी ये प्लेट्स खिसक रही हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो ये हमारे दीर्घकालिक वाला जो था वो आप समझ गए कि दीर्घकालिक बल से क्या होता है। एक दीर्घकालिक बल से, चलो यही करो, हाँ, दीर्घकालिक बल से एक बलन बनता है और एक भ्रंशन। दीर्घकालिक बल में क्या आता है? एक बलन और एक भ्रंशन। तो हम पहले बलन क्या है ये पढ़ेंगे, फिर भ्रंशन क्या है ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम आकस्मिक बल में जाएंगे तो हमको ज्वालामुखी और भूकंप को पढ़ना है। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बलन और भ्रंशन। हाँ नीचे, अब आइए यहाँ पर आते हैं, इसके पेज नंबर पे आते हैं। हाँ, अब देखिए, अब ये बताइए आप कि ये जो देखिए अब यहाँ पर ये लिखा है कि भारतीय प्लेट प्रतिवर्ष लगभग 5 सेंटीमीटर की दर से खिसक रही है। हमारे जो भारत की प्लेट है, भारत की जो ज़मीनी है, वो 5 सेंटीमीटर कितना छोटा होता है? एक साल में कितना खिसक रही है? 5 सेंटीमीटर के बराबर। और दर से यूरेशियाई प्लेट जो है, ये यूरेशिया की, ये कहाँ घुसी जा रही है? तिब्बत के नीचे। इसीलिए जो तिब्बत का पहाड़ है, जिसके कारण जो हमारे हिमालय पर्वत हैं वो धीरे धीरे ऊंचे होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके नीचे ये ज़मीन खिसक खिसक के उनके नीचे चली जा रही है। तो इस तरह आंतरिक गतियाँ हमारे ज़मीन के अंदर प्लेट्स में उनमें होती रहती हैं। उन्हीं के कारण ये पहाड़ पर्वतों का निर्माण होता है। अब हम आते हैं बलन के बारे में कि ये बलन क्या है। देखिए ये आपके दिया हुआ है कि जब 2 प्लेटें आपस में आमने सामने गति करती हैं तब दबाव की क्रिया होती है। इससे धरातल पर मोड़ उत्पन्न होते हैं और बलित पर्वतों का निर्माण होता है। देखिए हम इसको चित्र से समझ सकते हैं अच्छे से। ये एक प्लेट ये वाली देखिए इधर से आ रही है और एक प्लेट ये इधर से आ रही है। जब आमने सामने से दोनों प्लेटें आएंगी और आपस में टकराएंगी तो बीच का पोर्शन ये होता उठ जाता है और एक धंस जाता है। इस तरह से हमारे बलन पर्वत, बलित पर्वत बन जाते हैं। तो बलन और भ्रंशन में अंतर आपको यही देखने मिलेगा कि भ्रंशन में क्या होता है, ये प्लेटें दूर जाती हैं, दूर खिसकती हैं आपस में, और बलन में क्या होता है, ये प्लेटें आमने सामने आती हैं, आमने सामने आकर के टकराती हैं। तो ये आपका बताया गया कि जब 2 प्लेटें आमने सामने गति करती हैं तब दबाव की क्रिया होती है, जिससे धरातल पर मोड़ पड़ जाते हैं और बलित पर्वतों का निर्माण हो जाता है। तब आपसे कोई अगर पूछे कि बलित पर्वत कैसे बनते हैं तो क्या बताएंगे? यही बताएंगे ना कि जब 2 प्लेटें आमने सामने गति करती हैं, आमने सामने एक दूसरे के सामने टकराती हैं, तो उस मोड़ से, उस दबाव से जो मोड़ हो पड़ता है उसी से हमारा बलित पर्वत बनता है। अब बलित पर्वत के हमको कुछ उदाहरण याद करना है, जैसे हिमालय, आल्प्स, रॉकीज़, एंडीज़, ये सब बलित पर्वत को मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, ये सब मोड़दार पर्वत और बलित पर्वत के उदाहरण हैं। देखिए एक उदाहरण आप ऐसे आप देखते होंगे, खेल करते होंगे, कागज़ का जब हम टुकड़ा लेते हैं और उसको सिकोड़ दें किसी भी तरह से और फिर उसको फैलाएं तो ऊपर नीचे उठ जाता है ना। तो उसी तरह से हमारी ज़मीन, हमारी पृथ्वी भी जब आपस में टकरा करके सिकुड़ती है और जब फिर असामान्य रूप में आती है तो उसमें ऊपरी नीचे ऊंचा नीचा बन जाता है, कहीं पहाड़ बन जाता है, कहीं पर्वत, कहीं घाटी। तो इस तरह से हम कागज़ के तरह से हम तुलना कर सकते हैं। अब हम आते हैं भ्रंशन पर। ये भ्रंशन क्या होता है? जब 2 प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं। देखिए यहाँ पर प्लेट्स क्या कर रही हैं, ये वाली इधर जा रही है, वो वाली उधर, आपस में खिंचती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं। जब 2 प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है।
देखिए जब वो आपस में टकराती थी तो दाब आता था, और अब खिंचाव आ रहा है, तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इससे लंबी और गहरी दरारें पड़ जाती हैं, बीच में दरार पड़ जाती है। दो जगह से खींच लिया, यदि हम एक रस्सी में एक आधे को खींचेंगे या कोई चीज़ को, तो बीच से वो टूट जाएगी, दरार पड़ जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस दरार पड़ने को ही हम भ्रंश कहते हैं। इसलिए आप भ्रंश शब्द से घबराइए नहीं, इसको समझ लीजिए कि दरार पड़ना। दरार तो आप जानते हैं क्रैक हो जाता है, टूट जाती है। कोई चीज़ हम स्लेट लेते हैं, बीच से टूट जाती है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, भ्रंश। भूगोल की भाषा में क्या कहते हैं, भ्रंश। तो जब विपरीत दिशा में गति करती हुई जो दो प्लेटें आपस में वो भागती हैं, तो उससे क्या पड़ती है, दरार पड़ती है, जिससे भ्रंश, जिसे हम क्या कहते हैं, भ्रंश। और इन्हीं भ्रंश रेखाओं के सहारे भूप्रपर्टी में यानी ज़मीन पर भाग में कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ नीचे धंस जाता है। देखिए चित्र में ये है, ये दोनों दरार पड़ रही थी, ये इससे क्या हुआ, यहाँ से ये भाग टूट गया, यहाँ से ये, और ये बीच का पोर्शन क्या हुआ, नीचे आ गया। तो जब ये नीचे धंस जाता है और ऊपर उठा हुआ भाग ब्लॉक पर्वत कहलाता है, और नीचे धंसा हुआ भाग जो होता है वो भ्रंश घाटी कहलाती है। तो आपको समझ में आया कि इन्हीं भ्रंश रेखाओं के सहारे भूपर्टी का कुछ भाग या तो ऊपर उठ जाता है या तो नीचे धंस जाता है। तो जो ऊपर उठता है भाग उसको हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं, ठीक है, और जो नीचे धंस जाता है भाग उसको हम भ्रंश घाटी कहते हैं। जो भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत है ये ब्लॉक पर्वत है, मतलब ये भाग क्या हो गए हैं, ऊपर उठ गए हैं। और जो नर्मदा व तापी नदियां हैं इनके आसपास का जो एरिया है वो भ्रंश घाटी हैं, ये भाग धंस गए हैं। तो आपको समझ में आया ना कि कैसे पहाड़ घाटी बनते हैं आंतरिक बलों के कारण। ये दीर्घकालिक है, बहुत दिनों में जब बल लगता है, लगते लगते तब जा कर के ये परिवर्तन धीरे धीरे हो पाता है, ठीक है। अब हम आते हैं आकस्मिक बल में। तो आकस्मिक बल हमने आपको वहाँ भी बताया था कि आकस्मिक बल जो होती हैं घटनाएं अचानक होती हैं। आकस्मिक का मतलब होता है अचानक से कोई चीज़ हो जाए। तो आकस्मिक बल द्वारा घटनाएं अचानक एवं त्वरित होती हैं, इनका हम पर तत्काल प्रभाव पड़ता है, जैसे ज्वालामुखी और भूकंप। ये सब किस वजह से हो रहे हैं, आकस्मिक बल से। देखिए हम पूछ सकते हैं कि आकस्मिक बल के कारण कौन सी दो घटनाएं होती हैं, तो आपको बताना होगा कि ज्वालामुखी और वो भूकंप, ठीक है। अब हम इनके बारे में ज़्यादा डिटेल से पढ़ते हैं, ज्वालामुखी के बारे में। ये देखिए ज्वालामुखी, ज्वालामुखी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वोल्केनो। तो ज्वालामुखी का अर्थ हमने आपको बताया था कि ज्वाला मतलब आग, मुखी मतलब मुख, मतलब जिसके मुख में ज्वाला हो, जिसके मुख में आग हो वो क्या हो गया, ज्वालामुखी हो गया। तो ज्वालामुखी का अर्थ है जिसके मुख से आग निकलती हो। अब तो नहीं भूलेंगे, वैसे भी आप लोग ज्वालामुखी तो जानते हैं कि ज्वालामुखी निकला था ना। ज्वालामुखी विस्फोट अचानक होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये देखिए आप चित्र में भी देख सकते हैं, जो मैग्मा है, गैस है, राख है, धुआं है, कंकड़ है, पत्थर है, ये सब तेज़ी से बाहर निकलते हैं, जिनको हम मैग्मा कहते हैं। हमने बताया था ना आपको अगले उस वीडियो में। ये देखिए यहाँ पर ये जो मैग्मा भरा रहता है, इतनी ज़्यादा हलचल, इतना ज़्यादा दबाव, आंतरिक बल, आकस्मिक बल, अचानक से इतनी तेज़ हलचल मचती है कि ये मैग्मा बाहर आने के लिए क्या करता है, एक छेद बना लेता है पृथ्वी में। ये देखिए एक नली सी बना लिया जाता है, इसको हम कहते हैं निकास नली, जिससे कि मैग्मा बाहर निकलता है। निकास माने निकलना, तो इसको हम निकास नली कहते हैं। तो इससे ये मैग्मा निकलता है, ये देखिए बाहर निकल रहा है। इसमें क्या क्या होता है मैग्मा में, गैस, राख, धुआं, कंकड़, पत्थर, ये सब इसके संग लावा आकर के फैल जाता है। जब धरातल पर आता है तो हम इसको लावा कहते हैं, और ये छिद्र बन जाता है। यहाँ पर क्या बन जाता है, एक छेद। तो ये जो धरती पर एक छिद्र बनता है इसको हम क्या कहते हैं, विवर या क्रेटर। ये आपको समझना पड़ेगा कि ज्वालामुखी जिस जगह से मैग्मा बाहर निकलता है, वो जो छिद्र बनता है उसको हम क्या कहते हैं, विवर। क्या कहते हैं, विवर। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि ज्वालामुखी के छिद्र को क्या कहते हैं, विवर। तो ये सब आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देते हैं, क्वेश्चन क्विज प्रतियोगिता कराते हैं। उसमें लघु ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें कि आपको छोटे छोटे प्रश्न देते हैं, 3-4 उत्तर रहते हैं, उसमें जो सही होता है उसको आपको टिक करना होता है, अपना नाम लिखना होता है। तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हमने को चैप्टर समझ में आया कि नहीं। अगर आपसे इन प्रश्नों के उत्तर बनते हैं तो आपको खुद ही नंबर उसमें दिखेगा कि हमसे बन गया सब, यानी आपको चैप्टर समझ में आ गया। और अगर नहीं बनते हैं, कुछ गलत होते हैं, तो कोई बात नहीं, एक बार फिर हम चैप्टर को पढ़ लेंगे,
फिर से समझ लेंगे, फिर हमसे सब सही बन जाएगा। और वैसे भी हम जब 2-3 बार किसी चीज़ को रिवाइज़ करते हैं तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं, हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती हैं, हमको फिर रटना नहीं पड़ता है। तो ये हम आपको बता दिए ना कि बीवर क्या है, छिद्र को बीवर कहते हैं, जिससे कि मैग्मा बाहर आता है। और जो ये मैग्मा जो है बाहर आता है इतनी तेज़ से आता है कि ये क्या होता है, कहीं तो एकदम से इकट्ठा हो जाता है तो उधर ज्वालामुखी पर्वत बन जाता है, लेकिन कहीं वो ज़मीन में भी गड्ढा कर देता है और वहाँ से क्रेटर झील का निर्माण हो जाता है। बाद में वो पानी जो वो निकलता है वो धरातल पर जमा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, वो क्रेटर झील बनती है। और अगर वो लावा एक ही जगह पर पूरा इकट्ठा होकर सूख गया तो क्या बन जाएगा, पर्वत की तरह बन जाएगा, तो ज्वालामुखी पर्वत बन जाता है। इस तरह से कभी कभी धरती की सतह पर लंबी दरार भी बन जाती है, मैग्मा रुक रुक कर कहीं कहीं क्या होता है, इतनी तेज़ आंतरिक बल रहता है कि पृथ्वी बीच बीच में क्रैक कर जाती है, दरार बन जाती है, तो उनसे मैग्मा रुक रुक करके बाहर आता है, थोड़ी देर कुछ दिनों बाद फिर निकल आता है। तो इस तरह लावा पठार बन जाते हैं। यहाँ तो ज्वालामुखी पर्वत बना जब एकदम से निकला, और जब थोड़ा थोड़ा वो निकला मैग्मा तो उससे पठार का निर्माण होता है। जो हमारा भारत का दक्कन का पठार है वो इसी तरह से बना है, ज्वालामुखी के लावा मैग्मा के ही कारण बना है, जो रुक रुक करके निकलता था। तो वही अग्नेय शैलें जो हमने आपको पढ़ाई थी, तो दक्कन के पठार में ज़्यादातर अग्नेय शैल पाई जाती है, क्योंकि वहाँ ज्वालामुखी का से ही बना है वो पठार। ठीक है, अब हम पढ़ते, अच्छा आप इसको आंतरिक बल को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम रोटी सेकते हैं तो रोटी की जब बहुत ज़्यादा हमारी रोटी फूल जाती है तो देखते होंगे कि कभी कभी उसमें एक छेद हो जाता है और वो भाप जो होती है वो अपने आप बाहर निकलती है। मतलब प्रेशर जब इतना ज़्यादा हो जाएगा तो वो अपने आप बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता, जहाँ पर हमारी रोटी की परत पतली होती है वहाँ से उसको वो फाड़ देता है। इसीलिए ज्वालामुखी भी कहाँ पर निकलते हैं ज़्यादातर, जहाँ का भूतल कमज़ोर होता है, जहाँ पर की ज़मीन थोड़ी सी अंदर से कमज़ोर सी होती है, उतनी ठोस नहीं होती है, वहीं वो जगह ढूंढ लेता है जहाँ से अपने मतलब हलचल को, अपने बल, आकस्मिक बल निकलने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम अब ये पढ़ लिया हमने ज्वालामुखी। अब हम जानते हैं कि ये ज्वालामुखी होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, हमको ये भी जानना चाहिए। ठीक है, हमने पढ़ लिया कि ज्वालामुखी आकस्मिक बल के कारण निकलता है, अचानक जो बल लगता है उससे ज्वालामुखी निकलता है। तो ज्वालामुखी 3 तरह के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी। ये सक्रिय क्या होता है, सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं, इनके मुख पर हमेशा लावा निकलता रहता है। इटली का जो एटना है, इटली का एटना जो है और स्ट्राम्बोली है, ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं, यहाँ पर हमेशा लावा निकलता ही रहता है। ठीक है, तो और ये जो इसी कारण ये जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है ये भूमध्य सागर में एक द्वीप पर स्थित है, जिससे सदैव उद्गार होने से आसपास का क्षेत्र प्रकाशमान होता है। क्यों, जब लावा निकलता है तो इतनी आग निकलती है, इतना प्रकाश निकलता है, इतनी रोशनी निकलती है कि ये जो भूमध्य सागर के द्वीप में स्थित है यहाँ हमेशा ये सक्रिय रहता है, तो ये हमेशा चमकता ही रहता है। इसी कारण से इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। स्ट्रम्बा जो होता है, स्ट्रम्बा बोली, इसको हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। तो पहला हमारा सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा हमारा सुप्त ज्वालामुखी। सुप्त मतलब सोता हुआ, वो जब ज्वालामुखी का विस्फोट बहुत कम अर्थात कभी कभार होता है तो उसे कहते हैं सुप्त ज्वालामुखी। कभी बहुत एक बार हो गया, उसके बाद बहुत दिनों बाद कभी थोड़ा बहुत हुआ, एकदम से सुप्त अवस्था में चला जाता है। जैसे इटली का विसुवियत, जो इटली का विसुवियत है वो सुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। हम आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि विसुवियत जो है इटली का कौन सा ज्वालामुखी है, या विसुवियत ज्वालामुखी किस तरह का ज्वालामुखी है, तो सुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, तीसरा है हमारा शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी वो होते हैं जो इस प्रकार के ज्वालामुखी जो मतलब ज्वालामुखी से कभी उद्गार हुआ था किंतु अब ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो उनका छिद्र है, जो विवर बना था इसका मुख का ज्वालामुखी, उसमें और भी पदार्थ भर गए हैं, वो छिद्र ही बंद हो गया है, तो अब वो दोबारा कभी नहीं होगा। उसको कहते हैं शांत ज्वालामुखी, जो एक बार निकल करके शांत हो गया। इसके मुख जो क्रेटर में पानी भर जाने के कारण यहाँ क्रेटर झील बन जाती है। ये देखिए, आप चित्र में देख सकते हैं कि ये शांत
ये सक्रिय ज्वालामुखी है और ये सुप्त ज्वालामुखी है। तो जो उसमें उसका जो मुख होता है उसमें जब कंकड़ पत्थर भर जाते हैं तो वो बंद हो जाता है, फिर वो दोबारा कभी नहीं होता है। इस तरह से हमारे कितने ज्वालामुखी हुए? 3, आपको पता चल गया। सुप्त जो क्या नाम से, सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी और शांत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब हम आपको ले चलते हैं इस पर। यहाँ देखिए कि ज्वालामुखी से, जब ज्वालामुखी होता है तो उससे हमको क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान? क्या हमें सिर्फ ज्वालामुखी से नुकसान होता है कि कुछ फ़ायदा भी होता होगा? फ़ायदे के बारे में हम लोग कम जानते हैं और नुकसान के बारे में ज़्यादा जानते हैं, लेकिन ज्वालामुखी से हमें लाभ भी होता है और हानि भी होती है। अब क्या क्या लाभ हमें होता है? देखिए, लावा से जो बनी काली मिट्टी से गन्ना और कपास की फसलों को अच्छी पैदावार होती है। जो लावा निकलता है, धरातल पर छा जाता है, वो बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है वहाँ की। वो अंदर से जो मिट्टी बाहर आती है उसमें गन्ना और कपास की बहुत अच्छी खेती होती है। तो हमें फ़ायदा हुआ, वहाँ पर हम इससे गन्ना की, कपास की अच्छी खेती कर सकते हैं। दूसरा क्या फ़ायदा है? ज्वालामुखी विस्फोट से बहुमूल्य खनिज पदार्थ, लोह, खनिज आदि ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, हमको अच्छे अच्छे लोह खनिज पदार्थ मिल जाते हैं। ज्वालामुखी ना हो तो वो सब अंदर रहें, हमें बहुत खुदाई करनी पड़े तब मिले। फिर ज्वालामुखी क्षेत्र में गर्म जल के स्रोत मिलते हैं। कहीं कहीं ऐसे गड्ढे, झील बन जाती है जिसमें गर्म पानी आता है, उसमें गंधक घुला रहता है, जो हम लोगों के चर्म रोग के लिए बहुत फ़ायदा। किसी को स्किन में, त्वचा में अगर कोई बीमारी होती है, वो गर्म पानी के स्रोतों से अगर नहा ले तो उसकी वो बीमारियां दूर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या घुला रहता है? गंधक। आप ये बद्रीनाथ, केदारनाथ जाइए, यहाँ भी आपको गर्म पानी के स्रोत मिलते हैं, वहाँ लोग स्नान करते हैं, ठंडे पानी के स्रोत मिलते हैं। ठीक है, अधिक तापमान वाली भाप को संचित कर, इतनी तेज़ भाप निकलती है कि अगर हम उसको संचित कर लें तो हम बिजली का भी निर्माण कर सकते हैं। ये भी फ़ायदा है, हम बिजली भी बना सकते हैं। और जो क्रेटर झील बनती है वहाँ पर्यटक बन जाता है, घूमने आते हैं लोग, उस झील को देखने आते हैं और उस झील का पानी सिंचाई के भी काम आ जाता है। तो ज्वालामुखी से हमको फ़ायदा भी होता है। ठीक है, और ज्वालामुखी से हमें नुकसान भी होता है। नुकसान क्या क्या होता है ये देखिए, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि ज्वालामुखी के लाभ और हानि लिखिए। तो ज्वालामुखी से विस्फोट से क्या होता है? जो वहाँ के आसपास की वनस्पति है, जीव जंतु है, वो सब जल जाते हैं, दब जाते हैं और मर जाते हैं। तो ये नुकसान हुआ। फिर ज्वालामुखी के कारण जो समीपवर्ती भागों में प्राय भूकंप, वहाँ की ज़मीन हिल जाती है। तो जब वहाँ नीचे आंतरिक बल कंपन होता है तो वहाँ पर भूकंप आने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर भूकंप आते हैं। लावा प्रवाह से सैकड़ों किलोमीटर तक खेत, मकान आदि भी जल जाता है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो समुद्र में, ये ऐसा ज्वालामुखी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ज़मीन में हो रहा था, सूखी ज़मीनों में होता है। समुद्र में भी हल्की ज़मीन की सतह तो वही है, पानी भरा है, लेकिन नीचे तो वो उसी तरह है। तो वहाँ भी आंतरिक बल लगता है, वहाँ भी विस्फोट होता है। तो जब ज्वालामुखी विस्फोट समुद्र के जल में आता है तो वहाँ पर आग नहीं लगती, क्योंकि पानी भरा है, इसलिए आग तो लग नहीं सकती। तो वहाँ का पानी क्या होता है? उबलने लगता है, बहुत गर्म होकर के उबलने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बड़वा नल। जब समुद्र का पानी उबलने लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बड़वा नल कहा जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है? इससे भी वहाँ की मछलियाँ, जो समुद्री जीव होते हैं, वो भी मर जाते हैं, नुकसान होता है। और ज्वालामुखी उद्गार के समय कई जहरीली गैसें निकलती हैं, जिससे कि हमारा वायुमंडल भी प्रदूषित होता है। ठीक है, ये आपका इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हुआ। थोड़ा सा बचा भूकंप। भूकंप को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं और अक्सर आता रहता है, हम टीवी में भी सुनते रहते हैं और हमने महसूस भी किया है। इसलिए ये तो आपको पता है कि जब पृथ्वी की आंतरिक सतह पर अचानक से कंपन होने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? भूकंप। ठीक है, पृथ्वी पर जो प्लेट्स हैं वो आपस में गति करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप भूकंप होते हैं। और भूकंप से हमें बहुत सारी हानियाँ होती हैं। अब देखिए, एक भूकंप समुद्र की तलहटी पर जब आता है तब क्या होता है? जो समुद्र की तलहटी पर अगर हलचल मची तो वहाँ की लहरें ऊंची नीची होने लगती हैं। ठीक है, तो उठकर समुद्र तट की बढ़ती हैं, तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंचकर ये लहरें विशाल रूप धारण कर लेती हैं और इनको सुनामी कहते हैं। मतलब इतनी ऊंची उठने लगती हैं अंदर भूकंप के कारण कि ये धरातल पर आकर के वहाँ के मकान, पेड़ पौधे आदि को भी नुकसान कर देती हैं। हम कहते हैं ना, सुनामी आया, सुनामी। तो जब समुद्र में हलचल मचती है, ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगती हैं, तो उसको हम कहते हैं सुनामी आया है, सुनामी कहा जाता है।
ठीक है। प्रशांत महासागर के चारों ओर विश्व के लगभग 80% भूकंप आते हैं। ज़्यादातर भूकंप कहाँ पर आते हैं? प्रशांत महासागर के पास में आते हैं। इस तरह से हमने देखा कि भूकंप से हमको बहुत ज़्यादा हानि होती है। अब ये भी हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि भूकंप तो अक्सर ही आता रहता है ना। तो जब भूकंप आए तो हम अपना बचाव कैसे करें, ये जानना हमारे लिए, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आप देखिए, अगर भूकंप आता है, ये बचने के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो भूकंप आने के समय यदि आप स्कूल में हैं या अपने घर में हैं तो बाहर निकल कर खुले स्थान में आपको खड़े हो जाना चाहिए। क्यों नहीं भवन के नीचे खड़ा होना चाहिए? क्योंकि पृथ्वी जब हिलेगी तो हो सकता है बिल्डिंग गिर जाए, और बिल्डिंग गिर जाएगी तो आप उसमें दब जाएंगे। इसलिए हमको बिल्डिंग से बाहर आकर के खुले मैदान में खड़ा हो जाना चाहिए। और यदि आप नगर कस्बा क्षेत्र में हो तो किसी भी मेज़ या तख्त के नीचे या किसी ठोस वस्तु के नीचे हमको छिप जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर से मलबा गिरेगा तो डायरेक्ट हमारे ऊपर सिर पर नहीं गिरेगा। और यह भी ध्यान रखें कि कभी हमको खिड़की या अलमारी या कोई भारी बजनी वस्तु या पंखे के नीचे कभी भी नहीं खड़े हों, इनके अगल बगल, क्योंकि ये हिलने से गिर सकते हैं और हम उसमें दब जाएंगे। ठीक है। और एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जो बहुमंजिली इमारतें होती हैं, इनसे आप बाहर निकल करके अगर एकदम से आप नीचे नहीं उतर पा रहे हैं तो आप उसकी बालकनी पे चले जाइए खुले स्थान पर, और आप तकिया रख लीजिए या हेलमेट हो आपके घर में तो हेलमेट पहन लीजिए। लेकिन ऐसे समय पे कभी भी आप लिफ्ट का प्रयोग नहीं करिए। जैसे हम लोग कई मंजिलों में रोज बॉम्बे दिल्ली में रहते हैं तो लिफ्ट का प्रयोग क्यों नहीं करना है? क्योंकि उस समय बिजली चली जाती है, पृथ्वी हिलती है, तार टूट जाते हैं तो लिफ्ट में आप फंसे रह जाएंगे। इसलिए कभी हम सीढ़ियों का प्रयोग करके ही नीचे उतरें। ठीक है। अगर आप खुले क्षेत्र में हो तो तुरंत पेड़, बिजली के तार, खंभे, मकान से दूर चले जाएं, खुले स्थान पर चले जाएं। इस तरह हमको भूकंप से मतलब, ये देखिए अलग से एक चार्ट टाइप का भी बनाया गया है। ये और भी है कि अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और भूकंप आ रहा है तब आपको क्या करना चाहिए? तो रुक कर फ्लाईओवर, पावर लाइन, विज्ञापन बोर्ड से दूर हो जाएं। ऐसी कोई चीज़ के पास ना खड़े हों जो हिलने से गिर सकती हो। यदि कार चला रहे हो तो क्या करें? तो कार से बाहर आकर के आप एक जगह पर खड़े हो जाएं। ठीक है। अगर सिनेमा हॉल, स्टेडियम, ऑडिटोरियम इन सब में हो और दिव्यांग लोग हों तो पहले तो हमको उनको सहारा देना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, और तुरंत अपने सिर पर हाथ रखते हुए हम धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। देखिए ये चार्ट के माध्यम से जो अभी हमने बताया है आप इस तरह से कॉपी में बना लेंगे तो भूकंप से लाभ और भूकंप से हानि, इसी तरह ज्वालामुखी से लाभ और ज्वालामुखी से हानि को हम पढ़ेंगे। अब हमने चैप्टर आपको समझा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इसके क्विज तैयार है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न उसको आप हल करिए और जीतने का प्रयास करिए। धन्यवाद।